औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड ये है तीसरा लेक्चर, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 से रिलेटेड ये लेक्चर नंबर 3 है। तो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या मतलब है? लास्ट टाइम यानी चैप्टर नंबर 1 में या चैप्टर नंबर 11 में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इफ यू रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा था कि phi sub E is equal to B dot A, sorry, E dot A, E dot A। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या मतलब था? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स passing through an area या through a particular area placed in the electric field। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स passing through an area placed in the magnetic field। सिर्फ इलेक्ट्रिक लफ्ज की जगह आप लोग मैग्नेटिक लफ्ज दें, बाकी इट इज द सेम। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स passing through an area placed in the magnetic field, and we can define like this: the number of magnetic lines of force passing through a vector area element placed perpendicular to a magnetic field is called magnetic flux। याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या मतलब था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या मतलब है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मींस नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब है B। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, या इसे कहते हैं मैग्नेटिक रिफ्लेक्शन, passing through a vector area element placed perpendicular to a magnetic field। परपेंडिकुलर का क्या मतलब है? जरूरी नहीं है कि ये परपेंडिकुलर हो, लेकिन स्टार्ट हम परपेंडिकुलर से लेते हैं। और ये हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था वेक्टर स्केलर्स में कि एरिया जो है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया स्केलर नहीं है। और चैप्टर नंबर 1 में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी पढ़ा था कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, ओके। तो फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज a particular area, लेकिन इस एरिया में हमने एक देखिए स्मॉल एलिमेंट लिया है। स्मॉल एलिमेंट का मतलब है स्मॉल वेक्टर एरिया कंसीडर किया है, जिसका एरिया है डेल्टा ए। और आपको पता है एरिया का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा हम इसको नॉर्मल लेते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक दिस ए, लेट अस सपोज अगर ये एरिया है तो देखिए दिस साइड मल्टीप्लाइड बाय दिस साइड यू विल गेट द मैग्नीट्यूड, ठीक है। लेकिन इसका जो डायरेक्शन है इट इज ऑलवेज टेकन नॉर्मल टू द सरफेस। अब अगर आप इस एरिया को इस तरह रखें तो देखिए मैग्नीट्यूड रिमेन्स द सेम, बट इफ यू सी डायरेक्शन जो है इट इज नाउ इन दिस डायरेक्शन। अगर आप इसे इस तरह पकड़ें तो आप देखिए मैग्नीट्यूड रिमेन्स द सेम, लेकिन नाउ एरिया इज इन दिस डायरेक्शन। तो वेक्टर एरिया का जो डायरेक्शन हम लेते हैं वो हम हमेशा इस सरफेस को क्या लेते हैं? नॉर्मल, ठीक है। वी टेक इट नॉर्मल टू द सरफेस। तो पहले वी कंसीडर अ स्मॉल वेक्टर एरिया एलिमेंट, ठीक है। इससे वी विल कैलकुलेट द फ्लक्स। और फिर अगर आप इसको सम अप करें, मसलन इफ यू टेक अनदर वेक्टर एरिया एलिमेंट हियर, फिर अनदर, और फिर इन तमाम फ्लक्सेस को अगर आप ऐड करें तो वी विल गेट द टोटल फ्लक्स passing through this whole area और वेक्टर एरिया, ठीक है। दोबारा फ्लक्स जो है वो 3 चीजों पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी। नंबर 1, इट डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B, और मैग्नीट्यूड ऑफ B का मतलब है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। नंबर 2, इट डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एरिया। और नंबर 3, इट डिपेंड्स अपॉन the angle between B and A।
ए और बी के दरमियान जो एंगल होता है उस पर डिपेंड करते हैं। यू विल सी कि किस तरह, ठीक है। लुक इट, the magnetic flux passing through this small area, okay, can be calculated like this. इस डेल्टा का मतलब है स्मॉल, the small magnetic flux passing through that small area is directly proportional to the magnitude of B. Magnitude of B का क्या मतलब है? Number of magnetic lines of force, ठीक है? Number of magnetic lines of force. Lastly, we will conclude कि magnetic flux का क्या फायदा है या magnetic flux हम क्यों पढ़ते हैं, is it? और number 2, this is directly proportional to the magnitude of this small vector area, okay? Or number 3, this is directly proportional to the cos of the angle between B and delta A. B और डेल्टा A के दरमियान जो एंगल है उसके cos पर डिपेंड करता है, sin पर डिपेंड नहीं करता या टेंजेंट वगैरह पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है? We will come to this now, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक वेक्टर एरिया है तो गौर से देखो, अगर ये एरिया इस तरह है, ठीक है, तो इसका नॉर्मल, इफ यू टेक द नॉर्मल टू दिस सरफेस, तो इसका नॉर्मल ये है, एंड सपोज B इज आल्सो इन दिस डायरेक्शन, तो आप देखिए A और B के दरमियान एंगल क्या है? 0, इज इट? तो आपको पता है cos 0 is 1, so the magnetic flux will be maximum. अब अगर आप sin थीटा ले लें तो आप देखिए मैथमेटिक्स विल से द फ्लक्स इज 0, ओके? फॉर एग्जांपल A और B यानी इस वेक्टर एरिया का जो नॉर्मल है और B अगर पैरेलल है, द एंगल इज 0, sin 0 is 0. आप इधर टेंजेंट लेके टेंजेंट 0 is 0, मैथमेटिक्स विल से द फ्लक्स इज 0, प्रैक्टिकल सेज द फ्लक्स इज मैक्सिमम. तो याद रखें यहाँ पर हमारे पास sin थीटा या cos थीटा, सॉरी sin थीटा या टेंजेंट थीटा फिट नहीं है, बल्कि cos थीटा इज सुटेबल. और ये cos थीटा ये इंडिकेट कर रहा है, देखिए cos थीटा gives us information that magnetic flux is a scalar quantity. आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था A dot B is equal to AB cos theta. तो cos theta indicates scalar quantity, sin theta indicates vector quantity. जिस तरह आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था A cross B is equal to AB sin theta, सही है? तो प्लीज रिमेंबर cos theta is suitable here. Now look at this is a surface area, okay? So for example, if it is in this position, to we say इसका normal is in this direction or B is also in this direction, so the angle between them is 0 and cos 0 is 1, therefore the flux is maximum. तो cos theta यहाँ पर suited. और अगर आप इसे इस तरह रखें तो now the normal is upward and B is in this direction, so we say कि the angle is 90 and therefore cos 90 is equal to 0, the flux is equal to 0. So therefore we say कि यहाँ पर फिट क्या है? cos theta, sin theta या tangent theta वगैरह फिट नहीं, ओके? अब ऐसा करते हैं कि combine these relations, इन तीनों relations को हम आपस में combine करें, ठीक है? अगर आप इन्हें combine करें तो we will write like this: delta phi sub n is directly proportional to B delta A into cos theta. Removing this proportionality,
K is getting to 0. It is according to the definition of the unit of flux. So this equation could be written as magnetic flux is equal to V delta A into cos of theta. ठीक है? और what is this basically? This is the magnetic flux passing through this small vector area element. Now if you take suppose another vector element area here, another here, और फिर इन तमाम को ऐड करें तो बार-बार कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है. We will write like this. We will write the sigma delta phi sub m is equal to sigma, and this is B delta A into cos theta. So this is written as sigma delta phi sub m is equal to this B is constant. इसे आप बाहर लेंगे because this sigma is applicable to delta A, और इसे इधर लिखें. This is delta A, ठीक है, into cos theta. ठीक है? This is like equation number 4. Now ये जो sigma delta phi sub m है, चलिए delta phi sub m का मतलब है the small magnetic flux passing through this small vector area delta A. Then delta through another vector area, another vector area, another vector area, और फिर आप इन तमाम fluxes को ऐड करें तो automatically you will get the total flux. So this is replaced by the total flux. और याद रखिए ये जो sigma delta A है, it is replaced by the total area. ठीक है? For example, अगर आप एक वेक्टर एरिया एलिमेंट इधर ले लें, एक इस तरह इधर ले लें, और फिर इन तमाम को ऐड करें, automatically you will get the total area. So putting these values here, so I can write magnetic flux is equal to this is B A into cos theta. This is the magnetic flux passing through, okay, the total area or the total surface. Charge. Yani this is the total magnetic flux passing through this total vector area. अच्छा, एक बात आप याद रखिए कि नंबर 1 when अब ये हमारे पास जनरल फार्मूला है, so this is applicable to any angle theta. Number 1 when theta is equal to 0, तो याद रखिए magnetic flux is equal to B A into cos of 0. What is cos 0? Cos 0 is 1. So therefore, the magnetic flux will be maximum. Okay? When angle is 0, magnetic flux will be maximum. Like this. देखिए, अगर ये हमारे पास एरिया है, तो इस एरिया का जो नॉर्मल है वो इस डायरेक्शन में है, या यू कैन से जो वेक्टर एरिया है वो इस डायरेक्शन में है, क्योंकि वेक्टर एरिया का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एरिया मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन, और अगर B जो है वो भी इस डायरेक्शन में है. So what happens? देखिए, they are parallel. When A and B are parallel, the flux will be maximum. असल में ये जो वेक्टर एरिया है ये इस तरह बड़ा है, ये बोर्ड पे प्लेन पे आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन इट इज लाइक दिस. तो आप गौर से देखिए,
इस वेक्टर एरिया का जो नॉर्मल है वो इस डायरेक्शन में है, B is also in this direction, so they are parallel, the angle between them is 0, cross 0 is 1, the flux is maximum. ठीक है, तो this is MCQ number 1. कभी कभार MCQs में आ जाते हैं कि for which of the following angles the flux passing through an area will be maximum. हम मसलन नीचे लेकर 0, 90, ठीक है, 45, ना तो the flux will be maximum when the angle is 0. याद रखिए नंबर 2, when theta is 180, तो आपको पता है मैं डायरेक्टली लिखता हूँ cos 180 माइनस 1 के बराबर है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर होगा माइनस BA. अब माइनस BA का मतलब ये नहीं है कि ये फ्लक्स मिनिमम है, माइनस BA का मतलब है कि आपने A और B एंटी-पैरेलल कंसीडर किए हैं, ठीक है, the flux is again maximum, क्योंकि flux is basically a vector quantity, sorry, a scalar quantity. Flux is scalar quantity. अब मसलन ये सामने दरवाजा है, इससे अगर स्टूडेंट्स बाहर जा रही और या अंदर आ रही हैं, the flux will be the same, ठीक है, flux is a scalar quantity. तो माइनस BA का मतलब है कि फ्लक्स इज अगेन मैक्सिमम, लेकिन इन दिस केस B and A आर एंटी-पैरेलल, ठीक है. जिस तरह फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा था वेक्टर स्केलर चैप्टर में कि कैन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बी नेगेटिव, तो या इट कैन बी नेगेटिव व्हेन द वेक्टर्स आर एंटी-पैरेलल. सो द फ्लक्स कैन बी नेगेटिव when the angle is 180. और बाद में गॉसेस लॉ वगैरह में हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे कि नेगेटिव फ्लक्स का क्या मतलब होता है, लेकिन बहरहाल द फ्लक्स इज अगेन मैक्सिमम, ठीक है. और नंबर 3, when theta is 90, तो आपको पता है व्हाट इज cos 90? 0. और अगर ये एरिया इस तरह पर है, if it is like this, तो आप देखिए इसका normal is upward और B is in this direction, so the angle between them is 90, and we say cos 90 is equal to 0, so the flux is 0, okay, cos 90 0 है तो flux is 0. और ये ये इंडिकेट कर रहा है कि फ्लक्स सिर्फ B और A पर डिपेंड नहीं करता. इसका मतलब है दिस एंगल does play a particular role. The angle is also playing a particular role in flux, because when the angle is 90, the flux is equal to 0. और ये जो डायग्राम है असल में ये एरिया इस तरह का है, ये एरिया इस तरह है, ठीक है. Yes sir. Like this. If you see, इसका नॉर्मल ऊपर है और B is in this direction, the angle between them is 90, cos 90 is equal to 0, so we say the flux is 0. तो कभी कभार MCQs में आता है कि for which of the following angles the flux is suppose 0. So अगर लेते हैं 0, 90, 180, ठीक है, वगैरह वगैरह, तो for 90 the flux will be 0, for 0 and 180 the flux will be maximum. अच्छा, now look at we are going to discuss the unit of magnetic flux. Look at, when the angle is 0, magnetic flux can be written as BA. ठीक है, याद रखिए इस आई सिस्टम में मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है वेबर. W कैपिटल और B
नेम ऑफ साइंटिस्ट। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट क्या है, टेस्ला, SI सिस्टम में। एंड यू नो इस एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो याद रखिए मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट SI सिस्टम में वेबर है, which is Tesla into meter squared. And what does this mean? इसका ये मतलब है कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले और इससे 1 टेस्ला भी is passing, so the magnetic flux will be 1 weber. क्योंकि फ्लक्स बेसिकली हमें क्या इंडिकेट करता है, प्लीज रिमेंबर, फ्लक्स बेसिकली हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि how closer the magnetic lines of field are. मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर हैं तो इट मींस द फ्लक्स इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम फ्लक्स का मतलब है कि यहाँ पर B स्ट्रॉन्ग है। फ्लक्स ये इंडिकेट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन कितनी क्लोज है। और आपको अगर याद है चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि the region where the electric field lines are closer, the field will be maximum. This का मतलब है the region where the magnetic field lines are closer, तो B will be maximum. तो याद रखिए फ्लक्स हमें ये इंडिकेट करता है कि how much the magnetic field lines are closer. Means it gives us information regarding the strength of the magnetic field B or regarding the magnetic induction. Okay? तो याद रखिए वेबर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन इन SI सिस्टम व्हिच इज टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड रिमेंबर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट इन कंडक्टर बराबर है I/L/B sin theta when theta is 90. So this is the magnetic force and this B is equal to magnetic force divided by I into L. If you remember SI system में B का यूनिट क्या था, टेस्ला। फोर्स का क्या यूनिट है, न्यूटन। न्यूटन। करंट का एम्पियर। एम्पियर। लेंथ का मीटर। मीटर। ए this cannot be written like this, Weber, ठीक है, is equal to इस टेस्ला की जगह मैं लिख सकता हूँ न्यूटन divided by ampere into meter, and this is meter square. तो 1 मीटर किसके साथ कैंसिल करो, इसका मतलब है वेबर can also be written as Newton into meter divided by ampere. Okay? So Weber is also written like this, Newton into meter per ampere. अब मसला देखिए MCQs में आ जाए कि the unit of magnetic flux in SI system is Weber, which can be written as, मसलन ऑप्शन ए में लिखा है कि वेबर बराबर है टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी में लिखा है न्यूटन इनटू मीटर पर एम्पियर। ठीक है, और सपोज ऑप्शन सी में लिखा है बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी, और अगर डी में लिखा है कि ऑल ऑफ देम, तो ऑल ऑफ। लेकिन रिमेंबर कभी कभार से इस तरह लेते हैं कि the unit of magnetic flux in SI system can be written as, मसलन ऑप्शन ए में इस तरह लिखा है कि वेबर बराबर है टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी में लिखा है कि वेबर बराबर है न्यूटन इनटू मीटर पर एम्पियर। कभी कभार से इस तरह लेते हैं वेबर is equal to Newton into meter, और ये एम्पियर में इस तरह लिख सकता है। Can I write it like this? Yes. Okay, we can write it like this. अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये और इसका एक ही मतलब है। अब मसलन अगर डी में लिखा है कि all of them, तो इसका मतलब है all of them। ठीक है, ये ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा याद रखिए there is another unit of magnetic flux. Okay, there is another unit of magnetic flux.
in CGS system, which is Maxwell. Magnetic flux बराबर है BA when the angle is 0 or simplicity we write like this. Now look it. याद रखिए CGS सिस्टम में मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है मैक्सवेल, जिसे हम लिखते हैं इस तरह, पूरा अक्सर बुक्स में इस तरह मैक्सवेल, या in other words we can write one Maxwell is equal to B का यूनिट है गॉस, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इफ यू रिमेंबर, ओके, और A का यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो याद रखिए 1 मैक्सवेल बराबर है 1 गॉस इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर, और इन दोनों को अगर आप आपस में रिलेट करें तो देखिए वी कैन राइट 1 Weber in SI system. Okay, this is a Tesla into meter square. If you remember, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि 1 टेस्ला, एक टेस्ला में कितने गॉसेस हैं? 10 raised to power 4, और एक मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं? 10 raised to power 2, यानी 100 सेंटीमीटर। ये अगर आप इधर देखें, देखिए I can write 1 Weber is equal to टेस्ला की जगह में को 10 raised to power 4 गॉस, और मीटर की जगह लेको 10 raised to power 2 सेंटीमीटर, and this is whole square. I write it like this: 1 Weber is 10 raised to power 4 gauss, और यह जाएगा 10 raised to power 4 centimeter square. 10 raised to power 4, 10 raised to power 4. This will be 10 raised to power 8. Okay? Or gauss into centimeter square. Now what is gauss into centimeter square? This is 1 Maxwell. देखिए 1 Weber बराबर है 10 raised to power 8 Maxwell. This is the relation between Weber and Maxwell. Okay? याद रखिए MCQs के लिए, थीटा के लिए this is important. ये conversion important है. In other words, we can write 1 Maxwell is equal to 10 raised to power minus 8 Weber. Okay? Shabash. Now we are going to discuss another thing, which is flux density. What is meant by flux density? When the angle is 0, the magnetic flux can be written as BA, और अगर आप यहाँ से B कैलकुलेट करें तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। याद रखिए फ्लक्स डेंसिटी का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। आपको अगर याद है हमने शुरू में पढ़ा था कि इस B का एक नाम है मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन, लेकिन इसका तीसरा नाम है फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स डेंसिटी का बेसिकली क्या मतलब है? स्ट्रेंथ ऑफ बी। अगर फ्लक्स पर यूनिट एरिया ज्यादा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बी स्ट्रॉन्ग है। तो दिस इज अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बी, दिस इज another language in which we are going to explain this B. For example, when you are interested in flux density, तो then इसका यूनिट हम इस तरह लिखते हैं, फ्लक्स का यूनिट है वेबर और एरिया का है मीटर स्क्वायर। अगर जी वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला के बराबर है, देखिए फ्लक्स
का यूनिट है टेस्ला, इसका है मीटर स्क्वायर। अगर टेस्ला बराबर है वेबर पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन दे आर इक्वल, लेकिन when you are interested in flux density तो फिर V will apply this unit, ठीक है। फिर B का जो यूनिट है वो हमारे पास क्या होगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इस B का एक नाम है मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन, तीसरा नाम है फ्लक्स डेंसिटी। एंड व्हेनेवर यू आर इंटरेस्टेड इन फ्लक्स डेंसिटी तो फिर वी यूज दिस यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर, ओके। अगर ये टेस्ला के बराबर है, लेकिन दिस इज अनदर नॉमेनक्लेचर, दिस इज अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ B, ओके। थैंक यू।